बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलाम अलैका रसूलल्लाह। आई होप मेरी आवाज़ वगैरह क्लियर आ रही है आप लोगों को। तो आज का लेक्चर सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक ज़रूरी बात बताना चाहूँगा। कोटेशन वो ये कि लर्न टू अनलर्न, लर्न टू अनलर्न सो वी कैन रीलर्न। ठीक होगी। बहुत सी चीज़ें हमें भुलानी पड़ती हैं ताकि हम नई चीज़ें सीख पाएं। तो आज के लेक्चर में कुछ काफ़ी कुछ लाइनर बेस और पल्प कैपिंग और इन चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। मेरी कैमरा ब्लर है तो बोर्ड वगैरह नहीं है, मेरी बस शक्ल ही है। शक्ल अगर थोड़ा ब्लर आ रही है तो खैर एडजस्ट कर लें। आवाज़ वगैरह क्लियर है, ज़्यादा कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताइएगा। तो शुरुआत है सबसे पहले। चैप्टर आ क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट आर फैक्टर्स अफेक्टिंग द पल्प। ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो कि पल्पल हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। ये पूरा एक लंबा सा शॉर्ट ऐसे आ सकता है जिसके अंदर आपने सारे पॉइंट्स लिखने हैं जो हम अभी डिस्कस करेंगे। लेकिन उन पॉइंट्स के अंदर अंदर छोटे छोटे बीसीक्यूज भी आ सकते हैं और वो पॉइंट्स अलग अलग भी आ सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो है वो है आरडीटी। कोई बताएगा आरडीटी का फुल फॉर्म क्या है? रिमेनिंग डेंटिनल थिकनेस। रिमेनिंग डेंटिनल थिकनेस। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। अगर बीसीक्यू का सवाल आ जाए कि विच ऑफ द फैक्टर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, रेसिड्यूल नहीं, रिमेनिंग, रिमेनिंग डेंटिनल थिकनेस। अगर सवाल आज रेसिड्यूल की बात तो एक ही है। अगर सवाल आ जाए कि कौन सा फैक्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बीसीक्यू का सवाल, ऑप्शन नंबर ए रोटरी प्रोसीजर्स, ऑप्शन नंबर बी आरडीटी, ऑप्शन नंबर सी हीट, ऑप्शन नंबर डी कोई ना कोई और थर्मल हीट, कुछ भी तो आपने लिखना है आरडीटी सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। बीसीक्यू का जवाब है। यहाँ पे एक अहम पॉइंट लिखी हुई है कि सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज होती है ना वो इंसुलेशन करने के लिए वो कौन सा मटेरियल होता है। ए जिंक ऑक्साइड यूजिनॉल, बी जिंक फॉस्फेट, सी जीआईसी, डी डेंटीन। इन चारों में से बेस्ट मटेरियल कौन सा है? डेंटिन। डेंटिन। डेंटीन। डेंटीन सबसे बेस्ट है, इससे अच्छा कोई हो नहीं सकता। डेंटीन के दो बड़े अहम काम होते हैं। पहला काम ये होता है कि वो बफरिंग मैकेनिज्म एक्शन पैदा करता है। जैसे ही एसिड आता है तो वो अपनी पीएच को रेस कर देता है ताकि उन एसिड्स की बफरिंग हो जाए, यानी कि वो न्यूट्रलाइजेशन की तरफ चले जाए। दूसरा अहम रोल जो डेंटीन का होता है वो होता है इंसुलेशन। और डेंटीन जितनी अच्छी इंसुलेशन देता है उतना कोई भी मटेरियल नहीं देता, क्योंकि मटेरियल इंसानों ने बनाया और डेंटिन को अल्लाह ताला ने बनाया है, तो वो इररिप्लेसेबल है। अब तीसरा भी। डेंटिन का पहला रोल क्या है? सॉरी। पहला रोल डेंटिन का। बफरिंग एक्शन, न्यूट्रलाइजिंग एक्शन, एक्शन जो कैरियोजेनिक एसिड्स पैदा होते हैं ना उनको वो बफर करता है, न्यूट्रलाइज करता है। अब बीसीक्यू पॉइंट, मिनिमम आरडीटी कितनी रिक्वायर्ड है? अगर उससे कम आरडीटी हो गई तो समझो पल्प की बैंड बजने वाली है। तो मिनिमम आरडीटी कितनी रिक्वायर्ड है? इसका आंसर है, मैं बता देता हूँ, 0.25 टू 0.3 मिलीमीटर। ये बीसीक्यू का जवाब है कि मिनिमम कितनी होनी चाहिए, 0.25 टू 0.3 मिलीमीटर होनी चाहिए। और हमें लाइनिंग कब देनी होती है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लाइनिंग, लाइनर कब देना होता है? लाइनर हमें तब देना होता है, उस बीसीक्यू का जवाब है व्हेन पल्प कैविटी, व्हेन आरडीटी इज लेस देन 0.5 मिलीमीटर। जब रिमेनिंग डेंटिनल थिकनेस 0.5 मिलीमीटर से कम है तो हमें लाजमन लाइनर देना पड़ता है। और मिनिमम आरडीटी कितना होना चाहिए, 0.25 टू 0.3 मिलीमीटर। ये सारे बीसीक्यू के पॉइंट है। अब आते हैं हमारे दूसरे पॉइंट पे। दूसरा पॉइंट हमारा है कॉजेज ऑफ पल्पल इन्फ्लेमेशन। पल्पल इन्फ्लेमेशन के क्या क्या कॉज हो सकते हैं? नंबर वन, डेंटल मटेरियल। कभी कभी मटेरियल से भी इन्फ्लेमेशन होती है, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो माइल्ड होती है, यानी बहुत थोड़ी सी होती है, और ट्रांजिएंट होती है, यानी कि टेम्पररी होती है, परमानेंट नहीं होती। दूसरा कारण लिखा हुआ है बैक्टीरिया और उसके टॉक्सिन्स। सबसे पहले क्या होता है, बैक्टीरिया जब डेंटिन में पहुंचता है वो अपने टॉक्सिन्स को पल्प में भेजता है।
एक रिवर्सेबल इन्फ्लेमेशन होती है, लेकिन थोड़े टाइम बाद जब इलाज नहीं होता तो बैक्टीरिया कहता है चलो मैं खुद भी आ जाता हूँ पल्प के अंदर। जब वो खुद भी आ जाता है तो इसको कहते हैं रिवर्सिबल पल्पाइटिस। और फिर उसके बाद पेरियोपाइकल इन्फ्लेमेशन वगैरह शुरू होती है। तो दूसरा इन्फ्लेमेशन का रीजन है बैक्टीरिया इन इट्स टॉक्सिन्स। यहाँ पे एक अहम मुद्दा लिखा हुआ है इसी पैराग्राफ के अंदर, समिट के अंदर, ये समिट का चैप्टर 6 है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके नीचे लिखा हुआ है कि डिफेंस मैकेनिज्म की बात की गई है, जो कि हमने कैरीज के चैप्टर में भी बात की थी। अगर माइल्ड कैरीज, जो कैरीज की जो स्पीड है वो माइल्ड है, यानी कि स्लो स्लो चल रहा है, जो डिफेंस मैकेनिज्म होगा वो होता है स्क्लेरोटिक डेंटिन, यानी कि जो डेंटिनल ट्यूब्यूल्स है वो हाइपर मिनरलाइज हो जाएंगे, यानी कि ब्लॉकेज हो जाएंगे। बैक्टीरिया जाना चाहेगा लेकिन रास्ता बंद हो चुका है, हाईवे ब्लॉक है, तो लंग्स में कैसे जाओगे। तो इसी तरह डेंटिनल ट्यूब्यूल्स ब्लॉक है तो बैक्टीरिया पल्प में नहीं जा सकेगा, इसको कहते हैं स्क्लेरोटिक डेंटिन। दूसरा जो है वो होता है रिएक्शनरी डेंटिन, ये माइल्ड में होता है। रिएक्शनरी डेंटिन का मतलब क्या है कि जो ओडोंटोब्लास्ट जिंदा है अभी, वो खुद एक टर्शियरी डेंटिन बनाएंगे, तो उसको कहते हैं रिएक्शनरी डेंटिन। लेकिन अगर कैरीज की स्पीड मॉडरेट है, स्लो नहीं है, थोड़ी सी तेज है, थोड़ी सी स्पीड में जा रहा है, अब जो टर्शियरी डेंटिन बनेगा वो रिएक्शनरी नहीं बोलाएगा, वो बोलेगा रिपेयरेटिव डेंटिन, क्योंकि ओडोंटोब्लास्ट सब मर चुके हैं, कोई भी जिंदा नहीं बचा, सबका कत्लेआम कत्ल गारत हो चुकी है। अब यहाँ पे जो सपोर्ट करते हैं, सपोर्ट सिस्टम बनते हैं, वो होते हैं मीसेनकाइमल स्टेम सेल्स। उनको कहा जाता है, हुक्म दिया जाता है कि यार ओडोंटोब्लास्ट हमारे जहाँ बहक हो गए, अब आपको ओडोंटोब्लास्ट लाइफ सेल्स में कन्वर्ट होना पड़ेगा और आपको एक डेंटिन जैसी शक्ल बनानी पड़ेगी। उसको कहते हैं रिपेयरेटिव वाला टर्शियरी डेंटिन, जो कि रिपेयर मैकेनिज्म से बना होता है और वो अर्टिब्यूलर होता है या फिर बहुत थोड़े से डेंटिनल ट्यूब्यूल्स होते हैं। और अगर बहुत ज्यादा तेजी से कैरीज जा रही है तो फिर कोई डिफेंस मैकेनिज्म काम नहीं करेगा और लिहाजा इन्फ्लेमेशन हो जाएगी। अब और एक अहम सवाल, रोटरी इंस्ट्रूमेंटेशन का क्या रोल है, यानी कि जब हम हैंडपीस इस्तेमाल करते हैं तो फिर पल्प की सेहत पे क्या फर्क पड़ता है, ये बहुत जरूरी सवाल है। दो अहम बुनियादी फर्क पड़ते हैं, नंबर 1 फ्रिक्शनल हीट और नंबर 2 डेसिकेशन। फ्रिक्शनल फोर्स बेसिकली क्या होता है, चले जाए अपने स्कूल कॉलेज के जमाने में एक सब्जेक्ट था जिसका नाम था फिजिक्स, और वो हमें बहुत गंदा लगता था, एटलीस्ट मुझे तो लगता था, कभी अच्छा नहीं लगा। आजकल के सब्जेक्ट्स मुझे फिर भी अच्छे लगते हैं, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री बहुत ज्यादा टॉर्चर लगते थे। तो उसमें एक एनर्जी थी जिसको फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं, फिजिक्स था। फ्रिक्शनल फोर्स में क्या होता है, जब दो सरफेस आपस में मिलते हैं और रब करते हैं तो एक हीट जनरेट होती है, एक फोर्स जनरेट होती है, उसको कहा जाता है फ्रिक्शनल फोर्स या फ्रिक्शनल हीट। तो जब हैंड पीस का बर दान से रब करेगा तो डेफिनेटली एक हीट पैदा होने वाली है, फ्रिक्शनल हीट, और जो कि पल्प के लिए नुकसानदेह होने वाली है, और डेफिनेटली होगी नुकसानदेह, पल्प की हेल्थ को खतरा होता है। लेकिन यहाँ पे जो सवाल आता है, दूसरा सवाल का जवाब ये है कि कौन से फैक्टर्स हैं कि हम पल्प की सेहत को बचा सकते हैं। हीट तो भाई पैदा होगी, सीधी सी बात है, ऐसा नहीं होगा कि हीट पैदा ही ना हो, भाई ये तो नेचर है, फ्रिक्शनल हीट है। लेकिन इसको बचाने के लिए क्या तरतीब इस्तेमाल कर सकते हैं हम। स्ट्रेटेजी नंबर 1, एयर कूलेंट स्प्रे, यानी कि एयर कूलेंट स्प्रे इस्तेमाल करें। बीच में हमने ट्रिपल सिरिंज का पानी यूज किया, यार हैंडपीस से अच्छे से पानी आना चाहिए। हैंडपीस में अगर पानी नहीं आ रहा तो खुदा का वास्ता है पेशेंट को इस्तेमाल मत करा करो, क्योंकि पेशेंट की पल्प खराब हो जाएगी, लेकिन साथ में शायद तुम्हारा हैंडपीस भी खराब हो जाए। तो एक स्टूडेंट अभी रिसेंटली था, कह रहा था मैं पेशेंट नहीं कर रहा, हमने बोला क्यों, कह रहा पानी नहीं आ रहा। मैंने कहा हाँ यार वाकई पेशेंट का नुकसान है। तो वो कहने लगा यार वो हमें नहीं पता नुकसान हो या ना हो, लेकिन हमारे हैंडपीस का जरूर नुकसान है, खराब हो जाएगा, नया कौन खरीदेगा। तो तो ये भी चलो, ये कि तुम इस बहाने इस्तेमाल तो नहीं कर रहे। तो खैर बड़ी हंसी आई थी मुझे ये बात सुन के। तो पानी होना चाहिए हैंडपीस में, ये बहुत अहम फैक्टर है, और एयर होनी चाहिए। एयर अकेली काफी नहीं है, पानी जरूरी है। नंबर 2 पे आते हैं, मोशन जो है कंटिन्यूस नहीं होना चाहिए। जूम नहीं होना चाहिए, इस तरह जूम बार हटाया, जूम बार हटाया, जूम इंटरमिटेंट मोशन कहा जाता है इसको। तो कंटिन्यूस मोशन, कोई जल्दी नहीं है, पॉइंट जा रहा है, बहुत जल्दी है, 10 मिनट में पेशेंट करना है, तो बस बर चिपका देंगे दांत के साथ, सब पूरा सक्शन पकड़ हो रहा होगा, पूरा लगता है सारा क्राउन प्रेप अभी कर दोगे, नहीं अभी नहीं करो, ऐसे नहीं करो, इंटरमिटेंट मोशन इस्तेमाल करो, हीट को थोड़ा सा कंट्रोल में रखो। नंबर 3, प्रेशर। प्रेशर बहुत लाइट एक्सर्ट करना होता है, लाइट प्रेशर, हैवी प्रेशर नहीं देना। इस पैराग्राफ के अंदर दो अहम मुद्दों को छेड़ा गया है। यहाँ पे पहला सवाल ये है, आप लोगों से ऑडियंस पोल जी, अलर्ट हो जाए, जिनको रात, सॉरी लेक्चर थोड़ा रात को ले रहे हैं, खैर इतनी रात नहीं, अभी 10 बजे ही है। तो
वीकेंड की रात है। सलाम हो आप लोगों को जो लोग लाइव सैटरडे के नाइट आए। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, इतने शॉर्ट नोटिस पे आप लोग माशाल्लाह इतने लोग लाइव ऑनलाइन हो गए। तो अच्छा, पहला सवाल आप लोगों के सामने ये है कि कौन सा हैंड पीस ज्यादा नुकसानदेह है पल्पल हेल्थ के लिए, हाई स्पीड हैंड पीस या स्लो स्पीड हैंड पीस? जी, High speed. हाई स्लो हाई स्पीड सर, स्पीड। स्लो स्पीड। स्लो स्पीड। फैसल भाई कह रहे हैं स्लो स्पीड, मारिया कह रही है स्लो स्पीड, हलीमा कह रही है स्लो स्पीड, एक ने हाई स्पीड बोला, आयशा कह रही है स्लो स्पीड, फातिमा कह रही है स्लो हाई स्पीड, स्पीड। कोकब ने भी कहा हाई स्पीड, चलो दो शाबाश। शवेरा ने कहा लो स्पीड, ओ सॉरी स्लो स्पीड। डॉक्टर सादिया ने कहा हाई स्पीड, चलो थ्री वोट्स। तो चलो, मेजोरिटी लोगों ने कहा है स्लो स्पीड, तीन चार लोगों ने कहा है कि हाई स्पीड होता है। तो पल्प की हेल्थ के लिए ज्यादा जो खतरा होता है ना, वो होता है स्लो स्पीड। अब यहाँ पे आपका जहन बोलेगा यार हाई स्पीड की तो स्पीड ज्यादा तेज है, तो ज्यादा पल्प को नुकसान पहुंचाना चाहिए, ये क्या अजीब बात है, स्लो स्पीड नुकसान पहुंचा रहा है। तो भाई इसका रीजन ये है, स्लो स्पीड स्लो चलेगा तो आप जाहिर सी बात है काटने के लिए प्रेशर ज्यादा एग्जर्ट करोगे, तो कभी भी स्पीड का मसला नहीं है, मसला है प्रेशर का। स्लो स्पीड पे ऑटोमेटिकली आप ज्यादा प्रेशर एग्जर्ट करते हो, जबकि हाई स्पीड इतना तेजी से चल रहा होता है तो आप इतना प्रेशर एग्जर्ट नहीं करते। तो स्लो स्पीड ज्यादा नुकसानदेह है एज कम्पेयर टू हाई स्पीड। हाई स्पीड सेफर है। दूसरा बीसीक्यू सवाल आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे, कौन सा ज्यादा खतरनाक है, डायमंड बर या कार्बाइड बर पल्प की सेहत के लिए? जी, डायमंड। Diamond. डायमंड डायमंड। ओहो, डायमंड बर्ड्स। कोई ऐसा है जो कहेगा कार्बाइड खराब है? इख्तलाफ तो हो डायमंड। जाए तो बात है, जब खड्डे हों लड़ाइयाँ हों आपस में, ऐसे मजा नहीं आता, एक ही बात पे सब इत्तेफाक करोगे। सारे ही डायमंड कह रहे हैं, खैर जवाब भी डायमंड बर है। डायमंड बर के लिए वही वजह क्या है, प्रेशर वाली, क्योंकि वो इतनी अच्छी कटिंग एफिशिएंसी नहीं होती। कार्बाइड बर में ज्यादा कटिंग एफिशिएंसी होती है। हमें डे टू डे डेंटिस्ट्री में माजरत के साथ डायमंड बर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, हमें कार्बाइड बर इस्तेमाल करना चाहिए, चाहे एंडोडोंटिक्स की एक्सेस ओपनिंग हो, चाहे क्लास वन कैविटी क्लास टू कैविटी प्रिपरेशन हो, चाहे क्राउन प्रिपरेशन हो। कार्बाइड बर इज ऑलवेज इनकरेज। पर क्योंकि वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है तो फिर हम डायमंड बर से ही काम चलाते हैं। इन शॉर्ट आप समझे, काम चल रहा है। आइडियल नहीं है डायमंड बर। अगर आपको आइडियल काम करना है सर्कल तो फिर आइडियल है कार्बाइड बर। ठीक है, डायमंड बर यूज ना करो। अगर आप लोग और ज्यादा अच्छा, रेज हैंड किया किसी ने, जी कुछ बोलना चाह रहे हैं? रेज हैंड की जरूरत नहीं, वैसे ही बोल सकते सर, अच्छा सॉरी सर। सर, जब हम लोग अमूमन सॉफ्ट एरियाज रिमूव करते हैं तो ये ना, जो स्लो स्पीड हैंड पीस पे हम हैं। आ रहे हैं, इस पॉइंट पे आ रहे हैं। कार्बाइड कर लगाते हैं। डॉक्टर आमना इस जी। पॉइंट पे आ रहे हैं, इस पॉइंट पे भी आ रहा है, ये बीसी क्यों सवाल है, ये ऑडियंस पोल करेंगे ना। अच्छा चले, अच्छा आपने ठीक है। छेड़ दिया अभी, तो अभी इस पॉइंट पे आते हैं। अब इनका बड़ा बड़ा मजेदार सवाल है और काफी इंटरेस्ट, क्लिनिशियन काफी क्लिनिकल लेक्चर भी होने वाला है आज का ना, सिर्फ वो नहीं है कि पढ़ो एग्जाम के लिए रट्टा मारो, वैसा नहीं है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है आज का लेक्चर। तो इंशाल्लाह नींद नहीं आएगी आई होप। तो अगर डीप कैविटी है और सॉफ्ट कैरीज है फ्लोर पे, तो हमें किससे रिमूव करना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए, एक्सकेवेटर से रिमूव करना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी, स्लो स्पीड हैंडपीस से रिमूव करना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी, हाई स्पीड हैंडपीस से करना चाहिए। और ऑप्शन, अच्छा सॉरी, ऑप्शन नंबर बी स्लो स्पीड हैंडपीस और डायमंड पर, ऑप्शन नंबर सी स्लो स्पीड हैंडपीस एंड कार्बाइड पर, ऑप्शन नंबर डी हाई स्पीड हैंडपीस एंड डायमंड पर, ऑप्शन नंबर ई हाई स्पीड हैंडपीस एंड कार्बाइड पर। जी, सर स्लो एक्सकवेटर। स्पीड हेड स्लो पीस विद स्पीड हैंड कार्बाइड पीस बर्ड। विद अच्छा कार्बाइड कर। एक मिनट, डॉक्टर फैसल ने कहा है स्लो स्पीड हैंडपीस फिट कार्बाइड पर, ऑप्शन सी। जी, और कोई? एक्सकवेटर से स्पून शेप एक्सकवेटर। स्लो स्पीड और कार्बाइड पर अक्साने का है, और आपने क्या कहा, हाई किसने हाई स्पीड का है? डॉक्टर कोकब आपने क्या कहा, सॉरी मैंने सुना। एक्सकेवेटर का है आपने, अच्छा एक्सकेवेटर, ठीक है ठीक है, और कोई और कुछ? ओहो, हाई स्पीड एंड कार्बाइड पर, ओए होए, एक्सकेवेटर। चले, मुकाबला बड़ा सख्त है, तीनों जवाब आ रहे हैं। ये तो तय है डायमंड पर यूज नहीं करना, एक्सकेवेटर से तो हाइड्रोजेनिक ट्रॉमा ज्यादा नहीं होगा। ये डॉक्टर आमना ने सवाल उठाया है। डॉक्टर रबिया ने कहा है स्पून एक्सकेवेशन। डॉक्टर पूजा कह रही है हाई स्पीड कार्बाइड पर। ठीक है,
अब जवाब पे आते हैं। इसका सही जवाब जो है ना, वो आर्ट एंड साइंस में लिखा हुआ है, वो है हाई स्पीड हैंड पीस विद कार्बाइड बर इज द राइट आंसर, इज द करेक्ट आंसर, हाई स्पीड हैंड पीस विद कार्बाइड बर। लेकिन अब उधर लिखा हुआ हाई स्पीड हैंड पीस को ना स्लो स्पीड में इस्तेमाल करना है। अब हम आते हैं अपने शर्लॉक होम्स को, अपने अंदर के शर्लॉक को बाहर निकालते हैं। स्लो स्पीड क्यों नहीं यूज कर सकते? चाहे डायमंड बर हो चाहे कार्बाइड बर हो, प्रेशर ज्यादा एक्सर्ट करना होता है। अब भाई पल्प के इतना करीब तुम पहुंच चुके हो, अब तुम्हारे पास गुंजाइश नहीं है कि तुम प्रेशर प्रेशर खेलो और हीट हीट खेलो। हीट से तुम्हें बिल्कुल बचना है, तो कोई स्लो स्पीड यूज करने का तो कोई चांस बनता नहीं है। एक्सकेवेटर अच्छा ऑप्शन सर था बिल्कुल, लेकिन अब हाथ में कंट्रोल में ना रहा, थोड़ा ज्यादा प्रेशर लग गया, तो अगर गलती से हाइड्रोजेनिक कैविटी बन गई तो कौन मुंह देगा? तो ये भी ऑप्शन कट हो जाता है। अब यहाँ पे अब आखिरी ऑप्शन बचता है हाई स्पीड हैंडपीस। हाई स्पीड हैंडपीस में भी हमारे पास दो ऑप्शन है, कार्बाइड और डायमंड। फिर डेफिनेटली यहाँ पे कार्बाइड ऑप्शन ज्यादा अच्छा है, डायमंड ऑप्शन अच्छा नहीं है। क्योंकि कार्बाइड ऑप्शन में, क्योंकि कार्बाइड ऑप्शन कार्बाइड बर की प्रेशर अगेन वो होता है, लो होता है, जाहिर सी बात है, अच्छी कटिंग होती है। और हाई स्पीड हैंडपीस को लेकिन आपने स्लो स्पीड में चलाना है, होगा हाई स्पीड हैंडपीस, लेकिन उसको स्पीड आपकी उसकी थोड़ी स्लो रखनी है और प्रेशर बिल्कुल स्लो रखना है, लेकिन हैंडपीस आपने हाई स्पीड यूज करना है। तो ये जवाब है। जी, कोई कुछ कहना चाह रहा है? डॉक्टर आमना जी जी। जी सर लेकिन अगर आप मतलब फिजिक्स की बात अगर आप कर रहे हैं और प्रेशर जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपके सरफेस एरिया के साथ, तो अगर आप हाई स्पीड हैंडपीस का जो बर होता है उसका तो साइज बहुत छोटा होता है एज कम्पेयर टू एक स्लो स्पीड हैंडपीस का बर। उसका साइज थोड़ा बड़ा होता है, तो आपकी प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ी अच्छी हो जाती है, तो आपकी फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन भी इस लिहाज से थोड़ी अच्छी नहीं हो जानी चाहिए। और मतलब अगर आपने हाई स्पीड हैंडपीस को अपने स्लो स्पीड में इस्तेमाल करना है, तो स्लो और हाई स्पीड के दरम्यान का डिफरेंस तो सिर्फ उसकी वाटर जो पानी निकल रहा होता है वो तो उस सिर्फ बेसिकली उतना ही हो जाता है, और आप एक हाई स्पीड हैंडपीस को कितनी स्लो स्पीड में यूज कर सकते हैं। तो मुझे कुछ बातें समझ में आई, पूरी बातें समझ नहीं आई। तो आप ये कहना चाह रही हैं कि स्लो स्पीड हैंडपीस ज्यादा अच्छा ऑप्शन है? मैं थोड़ा सा पूरा कंप्लीट नहीं समझा आपकी बात, थोड़ा आवाज का मुझे मत, दोबारा रिपीट करेंगे? अच्छा सॉरी। सर अभी मैं रिपीट कर देती हूँ। सर फिजिक्स में हम पढ़ते थे ना कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया, ठीक है? मतलब ये समझ आ गई ना बात? इसके बाद मतलब अब जो आपका हाई स्पीड हैंडपीस का जो बर होता है उसका साइज इतना छोटा होता है एज कम्पेयर टू एक स्लो स्पीड हैंडपीस का बर जिसका साइज रिलेटिवली थोड़ा बड़ा होता है। बड़ा होता है, और ठीक है, जो मैं आपने समझ हाई गया। स्पीड हैंडपीस अगर आपने हाई स्पीड हैंडपीस को करना ही लो स्पीड में है, तो फिर इट काइंड ऑफ डिफीट्स द पर्पस ऑफ यूजिंग हाई स्पीड हैंडपीस। उसमें फर्क तो सिर्फ इतना ही आ जाएगा कि सिर्फ पानी का फैक्टर नहीं है। पानी तो फिर आप किसी को भी सिरिंज पकड़ा दो, वहां से सिरिंज से पानी मार दे। जब आपने हाई और आप एक स्लो हाई स्पीड हैंडपीस को कितना ही स्लो स्पीड में यूज कर सकते हैं, अच्छा, सही है, मैं समझ गया। आप कह रही हैं कि हाई स्पीड को और भी उसका रन आउट भी कम होता है। आप कह रही हैं कि और हाई। स्लो स्पीड हैंडपीस हम्म। जब मैं सॉफ्ट सीरीज रिमूव करती हूँ ना स्लो स्पीड 90 से, तो मुझे ऐसा लगता है कि उसका जो रन आउट वाला है ना वो भी कम होता है। मतलब जब मैं रोकती हूँ तो वो फौरन खत्म हो जाता है एज कम्पेयर टू एक हाई स्पीड हैंडपीस जो कि थोड़ी देर के लिए चलता है और फिर रुकता है। तो आप कह रही हैं कि हाई स्पीड जो हैंडपीस है, उसको अगर हम स्लो स्पीड में ही चला रहे हैं और उसका बर का साइज भी छोटा होता है, और स्लो स्पीड में कैसे चलाएंगे, और अगर चला रहे हैं तो फिर बेहतर है स्लो स्पीड इस्तेमाल किया जाए, राइट? यही है ना मतलब? मतलब मुझे तो दिस इज माय ओपिनियन, आई मे बी रॉन्ग ऑब्वियसली बात है। मतलब अब जो है थीम है वो उसको तो मैं रिफ्यूट नहीं कर सकती, लेकिन मेरा कॉन्सेप्ट ये बना हुआ था, तो इसको थोड़ा सा इलैबोरेट कर सकते हैं। सॉरी सर। सॉरी, असल में मुझे आवाज का भी शायद पता नहीं क्यों मेरा आवाज इतना क्लियर नहीं आ रहा, तो थोड़ा बहुत कोई इशू होगा। तो खैर, जो मैं ये बात समझाऊं तो बेसिकली ना, हाई स्पीड को अगर आप स्लो में भी चलाओगे ना तब भी उतना प्रेशर एक्सर्ट नहीं करना होता। स्लो स्पीड बहुत स्लो चलता है, जिस स्पीड से हाई स्पीड को स्लो भी चलाओगे लेकिन फिर भी प्रेशर वाली बात अप्लाई नहीं होगी, फिर भी आपको प्रेशर आपका कम ही होगा। लेकिन स्लो स्पीड में प्रेशर फिर भी ज्यादा एक्सर्ट होता है, उसकी स्पीड इसलिए स्लो होती है। और नंबर टू, पानी वाला फैक्टर है। हाई स्पीड से जो पानी नेचुरली पानी आता है, स्लो स्पीड से नहीं आता, वो अलग से आपको देना पड़ेगा सिरिंज से। तो ये मल्टीपल फैक्टर्स है जिस पर एक कंट्रोवर्शियल बात है, लेकिन आर्ट एंड साइंस के ऑथर ने कहा है कि उसके रिसर्चर्स के हिसाब से जो बेस्ट आंसर है ना, वो ये होना चाहिए कि हाई स्पीड यूज करो करो
स्लो स्पीड ना यूज करो, और हाई स्पीड को कोशिश करो जितनी स्पीड स्लो हो सकते हो। हाँ, हाई स्पीड को स्लो करने की कोशिश करो ताकि ज्यादा कटिंग ना हो इस हिसाब से, लेकिन उसका प्रेशर फिर भी कम होगा, प्रेशर ज्यादा नहीं होगा। तो मेन मुद्दा प्रेशर का होता है। तो प्रेशर बहुत ही स्लो होगा, हाई स्पीड का बहुत ज्यादा स्लो होगा। कि आप बहुत एहतियात से यूज करोगे तो उसका प्रेशर ही कम एग्जर्ट करोगे। अब आते हैं हम पांचवें पॉइंट पे। पांचवा पॉइंट ये कंजर्वेशन ऑफ टूथ स्ट्रक्चर। हम असल में थे कि किस तरह हीट को बचाया जाए, तो पांचवा पॉइंट है टूथ को कंजर्वेशन, टूथ को बचाओ। तो इसके यहाँ पे दो तरीके लिखे हुए हैं, बहुत सारे तरीके हैं, वलबेरी में हम डिटेल में। सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, मेरी आवाज ठीक है, क्लियर है? ठीक है, ज्यादा अगर प्रॉब्लम हो मुझे बता दीजिएगा। अच्छा। तो ऐसी ऐसी हमें चीजें इस्तेमाल करनी है जिससे कंजर्वेशन हो। फॉर एग्जांपल हैंड फ्री इस्तेमाल ही ना करो, बात ही खत्म। अरे भाई तो क्या इस्तेमाल करें? यहाँ पे दो नई नॉवेल टेक्निक्स हैं जिसका जिक्र समिट में किया गया है। नंबर वन, लेजर टेक्नोलॉजी। लेजर के थ्रू कटिंग करो, और लेजर के थ्रू उसकी कैविटी प्रिपरेशन हो जाती है, कैरीज रिमूव हो जाती है, और वो बहुत कंजर्वेटिव होती है। जहां जहां कैरीज होता है वो उसको रिमूव करता है, एक्स्ट्रा दांत को वो जरा बराबर नहीं काटेगा, और ज्यादा हीट जनरेट नहीं होगी। नंबर टू, माइक्रो एब्रेजन। माइक्रो एब्रेजन अल्मुनियम ऑक्साइड के पार्टिकल्स इस्तेमाल होते हैं, और उससे क्या होता है कि कैरियस लीजन रिमूव हो जाती है और एक्स्ट्रा दांत नहीं कटेगा। वल्बेरी में हम डिटेल में पढ़ेंगे, मैं रिपीट कर रहा हूँ इन प्रोसीजर्स को, अभी हम ऊपर ऊपर से पढ़ रहे हैं। ये दो नॉवल टेक्निक का जिक्र है समिट के अंदर, ये आ सकता है बीसीक्यू में, तो आप ये याद लिखिएगा। एक और यहाँ पे पॉइंट है इलेक्ट्रो सर्जरी। कभी कभी जिंजेवेक्टोमी के लिए आपको इलेक्ट्रो कॉटरी इस्तेमाल करनी पड़ती है, जिससे जिंजेवेक्टोमी हो जाती है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि उससे भी हीट जनरेट होती है, जो कि पल्प के लिए हानिकारक है और डेंजरस है। तो यहाँ पे बीसीक्यू पॉइंट ये है कि अगर जो इलेक्ट्रोड का प्रोब होता है, जो इलेक्ट्रिक करंट को जनरेट करता है, अगर उसका कांटेक्ट 0.4 मिलीमीटर सेकेंड्स तक अगर दांत या मेटेलिक रिस्टोरेशन से हो गया। फॉर एग्जांपल आपको करनी है जिंजेवेक्टोमी, यानी दांत को टच नहीं करना, याद रखिएगा, सिर्फ गम्स को टच करना है, सॉफ्ट टिश्यू इंसिजन करनी है। लेकिन गलती से आपने दांत को टच किया या फिर दांत के ऊपर मेटेलिक रेस्टोरेशन को टच किया, तो 0.4 सेकंड्स का टच हुआ तो समझो दांत की बैंड बच जाएगी। तो 0.4 सेकंड्स इंपॉर्टेंट है बीसीक्यू पॉइंट से। इससे इतना कांटेक्ट नहीं होना चाहिए, सिर्फ गम्स को ही टच करना है। 0.4 सेकंड्स मतलब ये तो बिल्कुल थोड़ा सा होता है। तो ये सारे पॉइंट्स हो गए। यहाँ पे एक और पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, वो है डेसिकेशन। डेसिकेशन क्या होता है, कोई मुझे बताएगा? एक्स्ट्रा पानी बहुत ज्यादा ड्राई हो जाता है, बहुत ज्यादा dry जी, ड्राई कर दे। हो जाता है। ठीक हो गया। अच्छा, हम क्या करते हैं, कैविटी प्रेप पूरी कर ली, उसके बाद सीमियर लेयर को रिमूव करने के लिए हम पानी वानी लगाते हैं बहुत अच्छे। हम सीमेयर लेयर रिमूव करते हैं पानी से, और उसके बाद हम एयर ड्राई करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमें ज्यादा एयर ड्राई नहीं करना। और आजकल मैंने देखा है बच्चे किस तरह एयर ड्राई करते हैं, मतलब जालिमों की तरह ना, कि पूरा कैविटी को ड्राई कर देते हैं। इससे भी ज्यादा, ये तो मैं थक गया यहाँ पे, दबा के करते हैं ड्राई, तो नहीं करना चाहिए। अगर करते हैं तो इससे क्या होता है मसला नंबर वन, जो डेंटिनल टिब्यूल्स के अंदर फ्लूइड होता है वो खत्म, लॉस हो जाता है, एवापोरेट हो जाता है। इसको कहते हैं डेसिकेशन। ओवर ड्राइंग से फ्लूइड डेंटिनल टिब्यूल से निकल जाता है, एवापोरेट हो जाता है, इसको कहते हैं डेसिकेशन। नंबर टू, क्या मसला होता है, जो अगर फ्लूइड निकल जाएगा तो फिर जो आरडीटी है वो कमजोर हो जाता है बहुत, जो रिमेनिंग डेंटिन होता है ना वो बहुत ज्यादा ब्रिटल हो जाता है, और उसके अंदर हो सकता है माइक्रो क्रैक्स डेवलप हो जाए, जो कि बॉन्डिंग में मसला करेंगे। लेकिन सर मॉइस्चर कंट्रोल भी तो करना जरूरी है, तो आपको हल्के से एयर ड्राई करना है, जेंटल, बस। बस इससे ज्यादा नहीं। लेकिन अगर आप फिर भी कह रहे हो कि नहीं बहुत ज्यादा थूक आई हुई है, तो फिर आप क्या कर सकते हो, कॉटन से उसको ड्राई कर सकते हो, लेकिन कभी भी कॉटन से भी ज्यादा ड्राई नहीं करना। थोड़ा सा डेंटिन हमेशा मॉइस्ट होना जरूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैंने कहा था कि आज की लेक्चर में शुरू में मैंने कोटेशन बताई थी, लर्न टू अनलर्न सो वी कैन रीलर्न।
बहुत सी बातें भूलनी पड़ेंगी ताकि नई चीजें याद करें। सक्शन नहीं यूज कर सकते, सक्शन यूज कर सकते हो, उससे सिलाइवा वगैरह खत्म होती है, लेकिन एयर ड्राई नहीं कर सकते, एयर ड्राई नहीं कर सकते। ठीक है, एयर ड्राई करोगे तो क्या होगा, डेंटिनल ट्यूब्यूल से फ्लूइड बाहर आ जाएगा, इसको कहते हैं डेसिकेशन, प्रॉब्लम नंबर वन। प्रॉब्लम नंबर टू, अगर डेंटिनल ट्यूब्यूल से फ्लूइड खत्म हो जाएगा तो जो रिमेनिंग डेंटिन है वो बहुत ब्रिटल होगा और उसके अंदर क्रैक्स बन जाते हैं, बड़ा प्रॉब्लम है क्रैक्स बन जाना। प्रॉब्लम नंबर थ्री, डेंटिनल ट्यूब्यूल्स में बाहर के क्योंकि फ्लूइड नहीं है, खाली खाली है, खाली खाली है, तो बाहर से केमिकल्स और टॉक्सिन्स उसके अंदर पेनिट्रेट कर जाएंगे, यानी कि पल्पल हेल्थ पे हार्मफुल इफेक्ट होगा। प्रॉब्लम नंबर फोर, प्रॉब्लम नंबर फोर को कहते हैं कि पोस्ट ऑपरेटिव सेंसिटिविटी हो सकती है, क्योंकि जैसे ही फ्लूइड मूव करेगा बाहर की तरफ, बाहर की तरफ मूव करेगा तो डेंटिनल फ्लूइड्स में ए डेल्टा फाइबर्स होते हैं, तो ए डेल्टा फाइबर्स, इट मींस रिमूवल ऑफ डेंटिनल फ्लूइड बिकॉज ऑफ ओवर ड्राइंग। परफेक्ट, ये इसकी डेफिनेशन है, लेकिन इसके कॉन्सिक्वेंसेस मैं आपको बता रहा हूँ कि डेंटिन ब्रिटल हो जाएगा, नंबर टू केमिकल्स अंदर आ जाएंगे, और नंबर थ्री क्या होगा कि पोस्ट ऑपरेटिव सेंसिटिविटी होगी, क्योंकि जो डेंटिनल ट्यूब्यूल्स में फ्लूइड चलेगा ना तो उसके अंदर ए डेल्टा फाइबर्स होते हैं डेंटिनल ट्यूब्यूल्स में, तो फ्लूइड जैसे ही भागेगा तो वो डेंटिन ए डेल्टा फाइबर्स को धक्का देगा, क्योंकि ए डेल्टा फाइबर्स रास्ते के बीच में होते हैं, और फौरन से पेशेंट को सेंसिटिविटी फील होगी ए डेल्टा को फ्लूइड हिट करने की वजह से। चौथा प्रॉब्लम ये है कि कभी कभी एनेस्थीसिया हो जाता है, यानी कि लॉस ऑफ सेंसिटिविटी, उस दांत में कुछ महसूस ही नहीं होगा एक महीने तक, इसको कहते हैं ट्रांजिएंट एनेस्थीसिया हो जाता है। ये क्यों होता है, ऑडोंटोब्लास्ट बॉडी जो होती है पल्प के अंदर गलती तो एयर ड्राई करने से ये भी डेंटिनल ट्यूब्यूल्स के अंदर सक हो जाएगी, इसको कहते हैं एस्पायरेशन ऑफ ऑडोंटोब्लास्टिक बॉडी। ऑडोंटोब्लास्ट की जो बॉडी है जहाँ पे न्यूक्लियाई होता है, ये सक सक हो जाएंगे, एस्पायरेट हो जाएंगे एयर की वजह से और डेंटिनल ट्यूब्यूल्स के अंदर चले जाएंगे। एक्चुअल में ये कहाँ पे होते हैं, पल्प के बॉर्डर पे होते हैं। आपने बहुत ज्यादा से एयर ड्राई किया तो वो उसको सकिंग प्रेशर आया। ट्रांजिएंट एनेस्थीसिया में बेसिकली ये होता है कि ओडोंटोब्लास्ट जो बॉडी होती है वो कहाँ होती है, पल्प के बॉर्डर पे होती है, उसके अंदर न्यूक्लियाई होते हैं, और उसके ओडोंटोब्लास्टिक प्रोसेसेस कहाँ पे होते हैं, वो डेंटिनल ट्यूब्यूल्स के अंदर होते हैं। आपने बहुत एयर ड्राई किया तो उससे क्या हुआ, डेंटिनल फ्लूइड एवापोरेट हुआ, तो साथ में ओडोंटोब्लास्टिक प्रोसेसेस है ना वो भी ऊपर खिंचा हुआ, तो ओडोंटोब्लास्टिक प्रोसेसेस का जब ऊपर खिंचाव हुआ तो वो जो ओडोंटोब्लास्टिक बॉडीज हैं वो भी ऊपर आ जाएंगी। ऊपर कहाँ पे आ जाएंगी, पल्प से बाहर निकलकर डेंटिनल ट्यूब्यूल्स में आ जाएंगी, इंस्पायरेशन ऑफ ओडोंटोब्लास्टिक बॉडी। तो अब भाई जो न्यूक्लियाई था वो भी हिल गया, वो तो ओडोंटोब्लास्टिक बॉडी के अंदर था, तो फिर एनेस्थीसिया हो जाएगा ना, सेंसिटिविटी होगी नहीं पेशेंट को क्योंकि न्यूक्लियाई खत्म हो गया, तो इसको कहते हैं ट्रांजिएंट, और फिर महीने के बाद रिकवरी हो जाती है। तो ये एक फिनोमेना है ट्रांजिएंट एनेस्थीसिया का, और ये भी डेसिकेशन की वजह से होता है। तो सारे मसले जो होते हैं डेसिकेशन की वजह से होते हैं। हो सकता है पोस्ट ऑपरेटिव सेंसिटिविटी हो सकता है ट्रांजिएंट एनेस्थीसिया हो सकता है अंदर केमिकल घुस जाए, हो सकता है एनेमल तो डेंटिन ब्रिटल होके क्रैक्स पैदा हो जाए, तो ये सारी चीजें हो सकती हैं। और छठा जो प्रॉब्लम है, कॉम्पोजिट के साथ बॉन्डिंग अच्छे से नहीं होगी। याद रखो कि जो मोनोमर्स हैं, एडेसिव मोनोमर्स, उनको हमेशा वेट डेंटिन चाहिए होता है। कभी भी आप एचिंग करते हो उसके बाद वॉश करते हो उसके बाद ड्राई करते हो, मुझे पता है, लेकिन ओवर ड्राई नहीं करना होता। अगर बहुत ज्यादा ड्राई करोगे तो दो मसले होते हैं, नंबर वन कोलेजन कोलैप्स हो जाएंगे, और नंबर टू बिल्कुल ड्राई डेंटिन हो जाएगा। और याद रखो जो प्राइमर है, बॉन्डिंग एजेंट का प्राइमर, उसको हमेशा मॉइस्ट डेंटिन चाहिए होता है क्योंकि वो हाइड्रोफिलिक है। तो वो जैसे ही आएगा देखेगा कि ड्राई डेंटिन है तो बॉन्डिंग सही से नहीं होगी और बॉन्ड स्ट्रेंथ कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। तो जो नया कॉन्सेप्ट है वो है डेंटिन शुड ऑलवेज बी वेट, डेंटिन शुड ऑलवेज बी मॉइस्ट, डेंटिन शुड नॉट बी कंप्लीटली ड्राई। तो एक्सट्रीमिज्म नहीं होना, ज्यादा पानी भी नहीं होना चाहिए, ये एक एक्सट्रीम है, ज्यादा ड्राई भी नहीं होना चाहिए, ये एक एक्सट्रीम है। म्याना रवि होनी चाहिए, म्याना रवि का मतलब है कि हल्का सा वेट डेंटिन होना चाहिए, हल्का सा मॉइस्ट डेंटिन होना चाहिए, चाहे आप फिलिंग करो या अमलगम करो, कॉम्पोजिट करो, जो भी करो, ये होना चाहिए, ये तरीका है। आई होप ये बात समझ में आई होगी। तो एक फाइनल ईयर का सवाल था, पास्ट पेपर्स का सवाल है फाइनल ईयर का। सवाल ये है कि व्हाई नॉट टू रिमूव सिमियर लेयर, सिमियर लेयर रिमूव क्यों नहीं करना चाहिए। आपने कैविटी प्रेप कर ली, सिमियर लेयर किसको कहते हैं, जो डेब्रिस जमा होता है डेंटिन इनेमल का, वो फ्लोर में जाके बैठ जाता है।
तो हमें सीमियर लेयर को रिमूव नहीं करना चाहिए, वॉश नहीं करना चाहिए, टॉयलेट ऑफ कैविटी नहीं करनी चाहिए। क्या रीजंस है? ये नया कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, नया कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, मतलब रिमूव तो करना है ये सबको पता है, मैं कह रहा हूँ रिमूव नहीं करना चाहिए, इसके क्या रीजन है? ये पास पेपर का सवाल है। HLT सर वो सेंसिटिविटी कम काइंड ऑफ होगी। बैक्टीरियल इन्वेजन रोकता है। नंबर वन पॉइंट है कि बैक्टीरियल इन्वेजन रोकता है। सिमियर लेयर क्या करेगा? डेंटिनल ट्यूब्यूल्स को ब्लॉक कर देगा, जैसे डॉक्टर मारिया भी कह रही है, ब्लॉक कर देगा। तो बाहर का बैक्टीरिया अंदर नहीं आएगा डेंटिनल ट्यूब्यूल्स के, ये पहला फायदा है। दूसरा फायदा, डेंटिनल ट्यूब्यूल्स के अंदर जो फ्लूइड है वो बाहर नहीं जाएगा। एक वो मतलब हाइब्रिड लेयर वाले भी एक हिसाब था ना। जो फ्लूइड है वो बाहर नहीं जाएगा, तो सेंसिटिविटी नहीं होगी, प्रिवेंट पोस्ट ऑपरेटिव सेंसिटिविटी। तो क्या करेगा? डेंटिनल ट्यूब्यूल्स को ब्लॉक कर दिया सिमियर लेयर ने, तो अब बाहर का बैक्टीरिया अंदर नहीं आएगा, अंदर का फ्लूइड बाहर नहीं जाएगा। तो फिर ना सेंसिटिविटी होगी और ना बैक्टीरिया अंदर आने की हिम्मत होगी। तो ये दो बड़े फायदे हैं। और तीसरा फायदा क्या है? और फ्लूइड लॉस नहीं होगा। ये तीन फायदे हैं। नंबर वन है इन बैक्टीरिया की एंट्री। नंबर टू, लॉस ऑफ फ्लूइड, फ्लूइड लॉस नहीं होगा। और नंबर थ्री है कि पोस्ट ऑपरेटिव सेंसिटिविटी नहीं होगी। तो ये तीन अलग अलग रीजन आप लिख सकते हो, तो एटलीस्ट थ्री रीजन सबको पता होने चाहिए। हाइब्रिड लेयर वाला एक कॉन्सेप्ट था, वो किस में था? वो था एडिशन वाले चैप्टर में, वो मैं अभी डिस्कस नहीं करना चाह रहा हूँ। बहुत डीप कॉन्सेप्ट है और बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, अगर मुझे टाइम मिला तो उसको मैं छेड़ दूंगा आज। वो चैप्टर 9 के अंदर है। उसमें दो बातें होती हैं, उसके अंदर कोलेजन कोलैप्स भी हो जाता है, इसलिए ओवर ड्राई नहीं करना होता। दोनों रीजन होते हैं, एक मॉइस्ट डेंटिन खत्म हो जाता है और एक कोलेजन कोलैप्स हो जाता है, तो हाइब्रिड लेयर नहीं बन पाएगी। कैन यू रिपीट द पॉइंट्स? अच्छा, मैं रिपीट नहीं कर रहा, आप में से कोई एक रिपीट करे कि डेसिकेशन के बारे में बता दें कि क्या क्या रीजंस होते हैं। कोई भी एक रिपीट कर ले। डेसिकेशन बेसिकली ये था कि डेंटिनल फ्लूइड इज लॉस्ट फ्रॉम द ट्यूब्यूल्स, और इसमें रिमेनिंग डेंटिन जो होती है वो ब्रिटल हो जाएगी, पल्पर रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा, पोस्ट ऑपरेटिव सेंसिटिविटी होगी, ट्रांजिएंट एनेस्थीसिया होगा, और प्रॉपर बॉन्ड नहीं करेगा अगर कंपोजिट वगैरह यूज हो रहा है। शाबाश। अब कोई बताएगा सिमियर लेयर रिमूव ना करने के तीन रीजन क्या है? It blocks dentinal tubules and it prevents post-op sensitivity and it stops fluid loss. जी, जबरदस्त। और बैक्टीरिया का एंट्री भी, चार हो गए पॉइंट्स। ठीक है, परफेक्ट। अब आते हैं थ्योरी ऑफ थर्मल शॉक पे। थर्मल शॉक का बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है कि आपने पेशेंट की अमलगम फिलिंग की, पेशेंट की शाम को फोन आई और आपको कहने लगा, फोन आई आपने फौरन बोला यार मुझे थैंक यू नहीं बोलना, मुझे पता है मैंने तेरी बहुत अच्छी फीलिंग की है। वो कह रहा है भाई सबर ठंडे हो जा, मेरी बात तो सुन। बात असल में, हाँ बोल, हाँ बात ये कि मैं चाय पी रहा हूँ तो, लेकिन मुझे बहुत गर्म लग रही है चाय। तो आप सामने से दो जवाब दे सकते हो। जवाब नंबर वन बोलोगे चाय मत पियो, चाय पीने की क्या जरूरत है, सेहत के लिए खराब है, मजाक कर रहा हूँ। दूसरा जवाब ये कि आप सोचोगे कि आपने क्या गलती की है और इस मुद्दे पे आओगे कि ये थ्योरी ऑफ थर्मल शॉक है। जी हाँ जनाब, थर्मल शॉक ये होता है कि ऐसा मटेरियल आपने रेस्टोरेशन का यूज किया जो हीट को कंडक्ट करता है, और हीट को कंडक्ट करेगा तो हीट सीधा जाएगी पल्प की तरफ। तो यहाँ पे जो अहम, यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है, इंसुलेशन होनी चाहिए। कितनी इंसुलेशन होनी चाहिए पल्प के ऊपर? 2 मिलीमीटर की होनी चाहिए। ये आर्ट एंड साइंस में है, ये BCQ का पॉइंट है। कम से कम डिस्टेंस बिटवीन अमलगम रेस्टोरेशन एंड पल्प शुड बी 2 मिलीमीटर। 2 मिलीमीटर की इंसुलेशन होनी चाहिए। अब चाहे वो डेंटिन से हो, चाहे लाइनर से हो, चाहे बेस से हो, लेकिन 2 मिलीमीटर की होनी चाहिए। अब आपने मिसाल 3 मिलीमीटर की कैविटी बना दी, अब आपको बेस लगाना है। अब बेस कौन सा लगाना है, उसकी दो शर्तें हैं। शर्त नंबर वन, उसका जो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो बहुत ज्यादा हाई होना चाहिए, यानी कि स्टिफर होना चाहिए, इलास्टिक नहीं होना चाहिए। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी हाई का मतलब है लो इलास्टिक, कंफ्यूज मत होइएगा, मैं भी अक्सर होता हूँ। हाई MOE का मतलब है इलास्टिसिटी का कम होना, स्टिफनेस का ज्यादा होना। तो ये पहली क्वालिटी होगी बेस के अंदर। दूसरी क्वालिटी, वो इंसुलेटर होना चाहिए बेस। तीसरी क्वालिटी, उसकी जो डेप्थ है VCQ का पॉइंट 0.5 मिलीमीटर मिनिमम होनी चाहिए, और कोशिश करके 0.75 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। कोशिश करके 0.75 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ये BCQ का पॉइंट है। तो ये तीन चीजें हो गई बेस के अंदर होनी चाहिए। और क्या कॉम्पोजिट के नीचे हमें बेस देने की जरूरत है? कोई बताएगा कॉम्पोजिट के नीचे बेस देना है? नहीं। नहीं देना, क्योंकि इंसुलेशन की जरूरत ही नहीं मेरे भाई। तो फिर क्या कॉम्पोजिट
फिलिंग करते हैं उसमें क्यों सेंसिटिविटी होती है, यहाँ पे बड़ा कंट्रोवर्सी। अमलगम में तो समझ में आ गई कि चाय नहीं पी सकता, थ्योरी ऑफ थर्मल शॉक हो रही है। कॉम्पोजिट में क्या मसला है, ये एक और थ्योरी है, वो है थ्योरी ऑफ हाइड्रोडायनामिक्स। हाँ मैं थर्मो कह रहा था, हाइड्रोडायनामिक्स बेसिकली क्या है, जब भी आप ठंडा पियोगे या गर्म पियोगे तो जेंटिनल ट्यूब्यूल्स के अंदर फ्लूइड्स होते हैं। फ्लूइड्स में होते हैं मॉलिक्यूल्स आए चलते हैं केमिस्ट्री में, वही पुरानी हमारी केमिस्ट्री, कि जब भी कोई चीज गर्म होती है मॉलिक्यूल्स की फ्लो चेंजेस आ जाते हैं, या ठंडा गर्म से फ्लो चेंजेस आते हैं। तो जैसे ही ठंडा लगेगा या गर्म लगेगा तो फ्लूइड मूवमेंट होगी, जैसे ही फ्लूइड मूवमेंट होगी तो फ्लूइड के अंदर क्या होता है, ए डेल्टा फाइबर्स होते हैं। तो जाहिर है फ्लूइड मूवमेंट होगी तो ए डेल्टा को टच होगा तो फिर फौरन पेन ट्रिगर होगा, पेन होगा। तो ये होती है अमलगम की वजह से। अब करना क्या चाहिए, अच्छा ये बेसिकली फ्लूइड मूवमेंट कहाँ पे होती है, ये फ्लूइड मूवमेंट जब आउटवर्ड फ्लो मूवमेंट हो, यानी कि क्या कहते हैं, रेस्टोरेशन और दांत के बीच में एक इंटरफेस होता है, उसके अंदर जब फ्लूइड जमा हो जाए, यानी कि बाहर की तरफ मूवमेंट हो, तो आपको क्या करना है, डेंटिनल ट्यूब्यूल्स को सील कर देना है। सील करोगे तो क्या होगा, फ्लूइड बाहर जाएगा तो बाहर नहीं जा पाएगा, एक जगह रुक जाएगा, फ्लूइड बाहर नहीं जा पाएगा। इसको कहते हैं सीलिंग ऑफ डेंटिनल ट्यूब्यूल्स। तो हाइड्रोडायनामिक थ्योरी का मतलब क्या है कि फ्लूइड की मूवमेंट होना आउटवर्ड, खास तौर पे ठंडे की वजह से। और सॉल्यूशन क्या है कि डेंटिनल ट्यूब्यूल्स को सील किया जाए। एक तरीका ये है कि सीमेंट लेयर को छोड़ दो, दूसरा तरीका ये है कि एडेसिव सीलर्स लगाओ, यानी कि बॉन्डिंग एजेंट लगाओ। तो हमारा ये टॉपिक खत्म होता है, मैं नया लिंक जूम का शेयर करूंगा तो वो आप ज्वाइन करिएगा।